नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। और नमस्कार आप सभी को, सभी दर्शकों को। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं न्यूज हेडक्वार्टर की शुरुआत। चलिए पहली खबर आपके सामने रख देते हैं। पहली खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है। इसके बाद रक्षा मंत्री गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे हैं और वायुवीरों से भारतीय सेना के पराक्रम को सैल्यूट किया, मुलाकात की है। जी हां, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा देश को भारतीय सेना पर गर्व है। जितनी देर में लोग चाय नाश्ता करते हैं उतनी देर में पाकिस्तान को उसकी औकात भारतीय सेना ने दिखा दी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारतीय सेना के पराक्रम का प्रमाण है। 24 घंटों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरी बार पाकिस्तान को कड़ा पैगाम दिया। जिस भुज एयरबेस को तबाह करने की मुनादी पाकिस्तान ने की थी, उसी भुज एयरबेस की ताकत याद दिलाकर पाकिस्तान के गुमान को मिट्टी में मिलाया। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी साक्षी रहा है और आज एक बार फिर यह भुज पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी बना है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 23 मिनट में भारतीय सेना ने आतंक के 9 अड्डों की कब्र खोदी। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को भारतीय सेना के शौर्य का अर्थ भी समझाया। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का सेहरा भारतीय सेना के सिर पर बांधा। देखिए ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया है कि उभरते और बढ़ते भारत की ताकत क्या है और दुनिया ने देखी भी। भुज पहुंचे राजनाथ सिंह ने एक के बाद एक कड़े लहजे में पाकिस्तान को संदेश दिया और नसीहत भी दी। इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंक और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं था। यह ऑपरेशन सच और झूठ के बीच था। यह ऑपरेशन त्रेता युग में भगवान श्री राम और रावण के बीच जैसा युद्ध था। भुज में अपने संबोधन में रामायण की चौपाई के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऐसा ही कड़ा संदेश दिया। अब हमारा भारत पहले का भारत नहीं है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व का यह नया भारत का जन्म हो चुका है। मेरे बहनों भाइयों, त्रेता युग में भी झूठ पर सच की विजय हुई थी और आज हिंदुस्तान की सेना त्रेता युग की भगवान श्री राम की सेना की तरह है, जो किसी भी हाल में आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगी। रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तानी हुक्मरान भी थर थर कांप रहे होंगे। अर्थात जिस प्रकार भगवान राम ने अपनी भुजाओं को उठाकर धरती को राक्षस विहीन करने का प्रण लिया था, ठीक उसी प्रकार श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए हमने भी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। तो सटीक हमला और पक्का निशाना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान भारत की ये पूरी ताकत देख चुका है। भुज से रक्षा मंत्री ने फिर से पाकिस्तान और दुनिया को मेक इन इंडिया के जरिए बढ़ते भारत का पूरी तरह से लाउड एंड क्लियर वाला संदेश भेज दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। बौखलाए पाकिस्तान ने ड्रोन हमलों से भारत पर पलटवार करने की गलती की, लेकिन मेक इन इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम ने आकाश से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। रक्षा मंत्री ने भुज से क्या संदेश दिया, सुनिए। कुछ साल पहले हम दुनिया से हथियार खरीदते थे, आज हम खुद बना रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही भारत ने नया एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का कठोर सफल परीक्षण किया है। ये भी पूरी तरह से स्वदेशी है और पाकिस्तान को इसकी ताकत देखने को बाकी है। रक्षा मंत्री का संदेश साफ है, उभरते और बढ़ते भारत का हर कदम पाकिस्तान के कुकर्मों पर नया हमला करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। और रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। इसको लेकर रक्षा मंत्री ने आईएमएफ को भी चेताया है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान खैरात पर जिंदा है।
IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था से पाकिस्तान मदद लेता है। भुज से रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की इस ऑक्सीजन पाइप पर भी प्रहार किया। साथियों, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। रक्षा मंत्री ने कहा कि IMF से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने में लगा है। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। भारत कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर वो नाम जिसे कतई भुलाया नहीं जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर वो नाम जिसे पाकिस्तान सिंदूर की कीमत समझ गया होगा, इसका अंदाजा उसको अच्छी तरह से हो गया होगा। भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को सिंदूर की कीमत बता दी। वहां से ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम मात्र नहीं है, ये नाम सजा तय करता है उनकी जो भारत के खिलाफ भारतीयों पर आंख उठाते हैं। भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को यह भी संदेश दिया, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन के साथ जुड़ा दूसरा शब्द सिंदूर भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? रक्षा मंत्री की जुबान से निकलते एक एक शब्द को पाकिस्तानी हुक्मरानों को सुनना और समझना चाहिए कि आपके पराक्रम ने यह दिखा दिया है कि यह वो सिंदूर है, यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। पाकिस्तान अगर सिंदूर की ताकत को समझ गया तो ठीक है, नहीं तो अंजाम बखूबी जानता है। ऑपरेशन सिंदूर को तो पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं और दुनिया भर में चर्चा हो रही है इसको लेकर। भारतीय सेना को सराहा जा रहा है और इस पर भी पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं। भुज एयरबेस पर जवानों से बात करते हुए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के फरेब का भी पर्दाफाश किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घड़ियाली आंसू बहा रहा है। दुनिया में बेचारा बनकर भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का हर प्रोपेगेंडा दुनिया को समझ आ चुका है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का डंका कैसे दुनिया में बज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर नाकाम हमले किए। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर भी चिंता जताई है। ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। पाकिस्तान आतंक परस्त मुल्क है, इसलिए दुनिया को यह मैसेज देना जरूरी था कि भारत आतंक की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, न कि पाकिस्तान के खिलाफ। भारत के रक्षा बजट पर पहले से ही सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान रहा है। 10 साल में यह रक्षा बजट 3 गुना बढ़ा है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत इस रक्षा बजट के जरिए और ज्यादा तेजी से बढ़ाने की। देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि सरकार रक्षा बजट में और इजाफा कर सकती है। इसमें 50,000 करोड़ रुपए की राशि और सेना को रक्षा बजट के जरिए, यानी कि भारत को सशक्त बनाने के लिए दी जा सकती है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है। अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि भारत सरकार जल्द रक्षा बजट को बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। कहा जा रहा है कि रक्षा बजट में अतिरिक्त आवंटन जल्द किया जा सकता है। ये अतिरिक्त आवंटन सेनाओं की जरूरत, जरूरी खरीद और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है। इस अतिरिक्त आवंटन को नए हथियारों और गोला बारूद की खरीद तकनीक पर खर्च किया जाना है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार ने पूरक बजट के जरिए 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव दिया है। अतिरिक्त आवंटन को शीतकालीन सत्र में मंजूरी दी जा सकती है। आपको बता दें कि इस साल रक्षा बजट रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ का रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद से पिछले 10 सालों में लगातार हर साल रक्षा बजट में इजाफा हुआ है। देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है तब से लगातार भारत का रक्षा बजट बढ़ता जा रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि 2014 में मोदी के सत्ता संभालने के बाद हर साल कितना रक्षा बजट बढ़ा है। बिल्कुल। देखिए डिटेल्स विकास आशुतोष आप रखेंगे। चलिए मैं बताता हूं। 2014-15 से शुरुआत करते हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल 2,29,000 करोड़ रुपए रक्षा बजट भारत का था। और उसके बाद 2015-16 में ये तकरीबन 20 लाख रुपए बढ़ा और ये 20,20,000 करोड़ बढ़ा और 2,46,000 करोड़ हो गया। और 2016-17 में 3,40,921 करोड़ रुपए भारत का रक्षा बजट हुआ। 2017-18 की बात करें तो 19,000 करोड़ रुपए का फिर इजाफा हुआ, 3,59,000 करोड़ हो गया। 2018-19 में 4,04,365 करोड़ का भारत का रक्षा बजट हुआ। और अगर 2019-20 की बात करें तो तकरीबन 28,000 करोड़ फिर से इजाफा हुआ, 4,31,000 करोड़ हो गया। वहीं 2020-21 में अगर बात कर लें तो सीधा 40 लाख करोड़ बढ़ा, 4,71,378, 40,000 करोड़ का इजाफा हुआ था। 2021-22 की बात करें तो इसमें तकरीबन 6,000 करोड़ का इजाफा हुआ, 4,78,000 करोड़ हो गया रक्षा बजट। जबकि 2022-23 में 5,25,166 पर पहुंच गया था भारत का रक्षा बजट। 2023-24 की बात करें तो इसमें तकरीबन 50,000 करोड़ का इजाफा हुआ, 5,93,000 करोड़ हो गया रक्षा बजट। जबकि 2024-25 की बात कर लें तो 6,21,941 करोड़ की राशि दी गई रक्षा बजट के लिए। 2025-26 की बात करें तो इसमें तकरीबन 50,000 करोड़ का फिर से इजाफा हुआ और 60,000 करोड़ का इजाफा हुआ और 2025-26 में 6,81,000 करोड़ हो गया भारत का रक्षा बजट, यानी कि तकरीबन 10 साल में 3 गुना हो गया। इतना आप समझ लीजिए कि जितना भारत का रक्षा बजट है, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी, ऐसे ही समझ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर नाकाम हमले की कोशिश की। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया, उसे ड्रोन दिए और इसी वजह से देश में तुर्की के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा। कारोबारियों ने तुर्की से आने वाले सामान का न केवल बॉयकॉट किया है बल्कि अपना सामान भी भेजना बंद कर दिया है। असर गाजियाबाद में भी इसका दिखने लगा है। देश में तुर्की के विरुद्ध आर्थिक युद्ध और तेज हो गया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद से आई ये तस्वीरें गवाह हैं। जिन ट्रकों में तुर्की के सेब मंडी पहुंचते थे वो खाली खड़े हैं, क्रेट तक खाली है। जो सेब मंडी में बेचे हैं उनका भी कोई खरीदार नहीं है। तुर्की से आया सेब अब मंडी में हवा खा रहा है। हमने बिल्कुल उसका बहिष्कार कर दिया। हमने कल से परसों से जो है बिल्कुल तुर्की का सेब लेना बंद कर दिया, क्योंकि उसने जो है इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में पाकिस्तान का सपोर्ट किया, यानी कि आतंकवाद का सपोर्ट किया। जो ये इन्होंने गलत काम करा है, अपने डोनर भेजे, इसके लिए हम अपने देश के साथ हैं। तुर्की से सेब सबसे ज्यादा आयात होता है। इसका सालाना कारोबार करीब 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है, लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। लिहाजा साहिबाबाद मंडी के थोक व्यापारियों ने तुर्की के सामान का बहिष्कार कर दिया। साफ है, तुर्की के खिलाफ छिड़े आर्थिक युद्ध से उसकी इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। पहलगाम के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान को बता दिया कि आतंकवाद के सहयोग की उसे कैसी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इधर आतंकवादियों के खिलाफ भी सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई लगातार जारी है। त्राल और केरन सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। बीते 48 घंटों में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन कर 6 आतंकियों को मार गिराया है। पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहां अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। पहलगाम के बाद से ही आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।
उनका कहना है कि आतंक को सहयोग और बढ़ावा देने वाला तंत्र खत्म करना होगा। सिस्टमैटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत भी भरपूर है। विपक्ष के जो सांसद हैं, मतलब विपक्ष में संसद का विशेष सत्र बुलाने की वो मांग कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो सरकार ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन से जुड़े हर डिटेल को सेना और सरकार देश के सामने रख चुकी है। मुद्दा कोई भी हो, उस पर राजनीति जरूर होती है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी हो रही है। विपक्ष लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। सूत्रों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के विशेष सत्र का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही सरकार इस पर कोई विचार कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय बैठक हुई थी। इसमें भी विपक्ष ने संसद के विशेष सत्र की मांग की थी। सरकार का ये भी तर्क है कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार और सशस्त्र बल दोनों ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सभी अहम जानकारियां देश से साझा कर चुके हैं। सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से पहले और बाद में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी भी पूरे तथ्यों के साथ राष्ट्र को 2 बार संबोधित कर चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय जवानों ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया, ना तो कभी पाकिस्तानी हुक्मरान भूल पाएंगे और ना ही हम अपने जवानों का शौर्य भूल पाएंगे। जवानों के सम्मान में रोज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश के हर हिस्से में कहीं ना कहीं, डिब्रूगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। हर हाथों में तिरंगा है और जुबान पर जय हिंद के नारे, दिल में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा और देश के वीर जवानों के लिए सम्मान। ये तस्वीर असम के डिब्रूगढ़ की है, जब हजारों की संख्या में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। भारत की शक्ति और सेना की ताकत से हर कोई भाव विभोर हो उठा है। इस तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी रही। आतंकवादी के खिलाफ हमने जो लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई में प्रचंड जीत हुई। आज शहर दर शहर तिरंगा है। भारत के जवानों का शौर्य है और पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का जवाब देने का जज्बा। पहलगाम की तरह श्रीनगर में भी तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ। यहाँ भी बड़ी संख्या में लोगों ने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान को अपने तरीके से जवाब दिया। श्रीनगर में ये तिरंगा यात्रा शेरी कश्मीर पार्क से लाल चौक तक निकाली गई। और अब खबर विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की उस बैठक की जो 19 और 20 मई को होने वाली है। विदेश मंत्रालय की यह बैठक बेहद खास है। उस बैठक में विदेश सचिव ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी देंगे। भारत ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर का प्लान बनाया? भारत ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया? इंडियन एयरफोर्स हो या फिर नौसेना, कैसे पाकिस्तान के खिलाफ घेराबंदी की? भारतीय जवानों ने कैसे पाकिस्तान को 3 दिनों में घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया? विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में हर सवाल का जवाब मिलेगा और इन सवालों का जवाब देंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। 19 और 20 मई को विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बड़ी बैठक है। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर रणनीति को लेकर चर्चा होगी। उधर 20 मई को विदेश और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की भूमिका की भी चर्चा होगी। जमीन हो या आकाश, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ताकत का दुनिया से लोहा मनवाया है। अब भारत की बढ़ती ताकत को यहां के सांसद दुनिया को बताएंगे। सूत्रों के मुताबिक सांसद आतंकवाद के खिलाफ अपने देश की उपलब्धि को बताने के लिए दुनिया भर में जाएंगे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, देश के दुश्मनों को
अपनी ताकत दिखाने में कोई भी पीछे नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी पार्टियों का सरकार को भरपूर समर्थन मिला। दुनिया को साफ संदेश दिया गया कि विचारों में भले ही मतभेद हो, लेकिन बात अगर देश के दुश्मनों से लड़ने की होगी तो सब एक हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत के सांसद अपने देश की उपलब्धि को बताने के लिए दुनिया भर में जाएंगे। इसके लिए सभी दलों के सांसदों को अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल में 5 से 6 सांसद रहेंगे। ये सभी सांसद अलग अलग देशों का दौरा कर पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई के बारे में ब्रीफ करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को उनकी मांद में घुसकर सबक सिखाने के लिए शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने सरकार का साथ नहीं दिया हो। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की राजनीतिक एकता को अब पूरी दुनिया देखेगी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कर्नल सोफिया के बाद विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में विवादित टिप्पणी सामने आई है रामगोपाल यादव की तरफ से। अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, विंग कमांडर व्योमिका के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर विरोध की शमशीरें खिंच गई। रामगोपाल यादव के खिलाफ विरोध का ये बिगुल विश्व हिंदू परिषद ने फूंका है। विरोध का तरीका भी विचित्र है। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया ताकि ऐसे सियासतदानों को सम्मति मिले जो शूरवीरों की जाति पूछते फिर रहे हैं। एसपी सांसद और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव के खिलाफ मुरादाबाद सिविल लाइंस थाने में तहरीर तक दी गई। सड़क पर नारेबाजी भी हुई। मुरादाबाद में एक मंच से नेताजी ने क्या कहा था, सुनिए। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर कर्नल कुरैशी पर विवाद टिप्पणी करके एमपी के मंत्री विजय शाह विवादों में हैं। अब नया बखेड़ा व्योमिका सिंह पर बयान देकर रामगोपाल यादव ने खड़ा किया। राजनीति का एक पुराना पैतरा है, तू डाल डाल मैं पात पात। रामगोपाल यादव व्योमिका सिंह पर टिप्पणी करके विवादों में आए, जो मोर्चा अखिलेश ने भी संभाल लिया। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देकर कानूनी पचड़े में फंसे। इधर अखिलेश ने इसे मुद्दा बनाया। कहा, विजय शाह बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा हैं, लेकिन लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि रामगोपाल यादव को लेकर क्या कह रहे हैं। जात ना पूछो सेना के वीर जवानों की, दुश्मन से पूछ लीजिए पराक्रम। सियासतदानों को अगर ये समझ होती तो भारतीय सेना की 2 बहादुर बेटियों पर बेशर्म और बेतुकी टिप्पणियां ना होती। चाचा रामगोपाल ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जाति वाली सियासत का कार्ड खेला तो सफाई देने खुद अखिलेश आए। विरोध मिसाइल बीजेपी पर दागी। जो हर पार्टी ने पहले फैसला लिया कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद जड़ से खत्म हो, उसकी ब्रांचेस टूट जाएंगी तो फिर जड़ से आ जाएगा। इसलिए जड़ से समाप्त हो, हम लोग पूरी सरकार के साथ हैं। आतंकवाद खत्म हो। जैसे कांटे से कांटा निकल जाता है, वैसे ही राजनीति में मुद्दे से मुद्दा काटा जाता है। लेकिन नेताओं को शर्म चाहिए। कम से कम भारतीय सेना पर तो सियासत की भट्टी नहीं सुलगानी चाहिए। मतलब एक कहावत अगर कह लें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अच्छा खासा मंत्री था यार, विवादित बयान देकर फंस गया। अब ये लाइनें मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर इस वक्त बैठ रही हैं। विजय शाह की ओर से मनिंदर सिंह ने कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दे भी दिया। उधर कांग्रेस पार्टी विजय शाह की बर्खास्तगी पर अड़ गई। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से तो 19 मई तक की राहत मिल गई है, क्योंकि उन्होंने कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। लेकिन विपक्ष के हमले दिनों दिन भारी होते जा रहे हैं। एक बार तुझे याद है बेटा, एक बार उसने क्या बोला था, झाबुआ का प्रभारी मंत्री था तो उसके शिवराज चौहान की पत्नी के बारे में बोल दिया था, साधना भाभी तो शिवराज की तरफ देखती नहीं, मेरे साथ शॉपिंग पे जाती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस उनकी बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंप चुकी है।
विपक्षी कार्यकर्ता उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान ने विजय शाह को हर किसी के निशाने पर ला दिया है। वो माफी मांग चुके हैं, लेकिन उनके माफी मांगने का अंदाज भी इतना शर्मनाक था कि उसे माफी किसी भी हाल में नहीं माना जा सकता है। क्या राजस्थान में खनन माफिया किसी से नहीं डरते? सवाल इसलिए क्योंकि सवाई माधोपुर में अवैध खनन पर शिकंजा कसने जब पुलिस पहुंची तो उसी पर भारी पड़ गए। अवैध खनन रोकने पहुंची पुलिस पर माफिया ने हमला कर दिया और पुलिस की एक गाड़ी भी फूंक दी गई। झड़प में एक शख्स की जान चली गई। खनन माफिया के दबंगई का ट्रेलर देखिए। राजस्थान में बजरी माफिया कितने बेलगाम हैं, उनके हौसले कितने बुलंद हैं, इसका सबूत ऑन कैमरा देखिए। आग का गोला बनी इस गाड़ी की हालत देखिए। इसी गाड़ी में पुलिस खनन माफिया पर शिकंजा कसने पहुंची थी। पुलिस से खनन माफिया की झड़प हुई। पुलिस की सख्ती से गुस्साए माफिया ने गाड़ी फूंक दी। झड़प में एक ट्रैक्टर चालक मारा गया। आनन फानन में पुलिस मौके से मृतक के शव को उठा लाई, लेकिन खनन माफिया हाथ से निकल गए। हुआ यूं कि बरवाड़ा थाने की पुलिस को बजरी के अवैध खनन की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, खनन माफिया ने हमला कर दिया। खनन माफिया हाथ से कैसे निकले, इसे लेकर खाकी सवालों के घेरे में है। उधर ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में बेरोजगार शिक्षकों का प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोलकाता में हजारों बेरोजगार हुए शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कोलकाता में शुक्रवार को भी बेरोजगार हुए शिक्षकों का प्रदर्शन जारी रहा। गुरुवार को उनका प्रदर्शन पुलिस से हिंसक टकराव में भी बदल गया था। दरअसल इन शिक्षकों को अदालत के आदेश के बाद बेरोजगार होना पड़ा है। 2016 में हुए इनके इम्तिहान में बहुत सारी अनियमितताओं की शिकायत के बाद हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्ति रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें राहत नहीं मिल पाई है। इस फैसले का असर सीधे 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति पर पड़ा है जो बेरोजगार हो गए हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि उन्हें दोबारा परीक्षा देने को बाध्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने राज्य सरकार की परीक्षा पास की है और इसी आधार पर उनकी नियुक्ति भी हुई है। इन बेरोजगार हुए शिक्षकों का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक नए सिरे से उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती है। बदलते वक्त के साथ रिश्तों के मायने भी बदल रहे हैं। जयपुर में चांदी के कंगन के लिए रिश्ते तार तार हो गए। जी हाँ, एक मां ने जीते जी परिवार बंटने नहीं दिया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो हुआ उसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे, औलाद ऐसी ना हो तो बेहतर है। शमशान घाट पर हंगामा ऐसा था जो माथा चकरा दे। हाथापाई धक्का मुक्की ऐसी जो कलेजा कंपा दे। शमशान घाट पर संग्राम छिड़ा है। दो धड़ों में बटी सोच एक दूसरे से टकरा रही हैं। जमीन पर एक मां की लाश है जिसे बेटों के हाथ मुखाग्नि का इंतजार है, लेकिन बेटों और पोतों में लालच का ज्वार है। लड़ाई मां के दो कंगनों पर हो रही है। जिस बेटे की आंखों में आंसू होने चाहिए वो चांदी के कंगनों के लिए मां की चिता पर लेट है। जिद पर अड़ा है। मां का अंतिम संस्कार तब होगा जब चांदी के कड़े उसे मिलेंगे। मां बेटे और दादी पोते के रिश्ते पर कलंक पोतती ये तस्वीरें कोटपुतली के शाहपुरा की हैं। शमशान घाट पर मां को मुखाग्नि देने से पहले औलाद ने यह बखेड़ा किया। घटना 3 मई की बताई जा रही है। सोशल मीडिया कपूतों की करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। पति की हत्या के बाद उसका शव नीले ड्रम में डालने वाली मेरठ की मुस्कान के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब बलिया तक पहुंच गया है। वहां एक महिला ने अपने पति की हत्या करवाई, उसके शव के 6 टुकड़े कर नदी में फेंकवा दिए। 50 साल की माया देवी पर अपने पति की हत्या का आरोप है।
बताया जा रहा है कि इस महिला ने अपने पति देवेंद्र कुमार को अपने प्रेमी अनिल यादव के साथ मिलकर मार डाला और फिर उसके शव के 6 टुकड़े कर उसे घाघरा नदी के किनारे फेंक दिया। ये मामला बहादुरपुर गांव का है। यही नहीं, अपना जुर्म छिपाने के लिए महिला पुलिस के पास भी पहुंच गई। वहां उसने अपने पति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। 10 मई को उसने पुलिस को तहरीर दी कि उसके पति बेटी को लाने बक्सर रेलवे स्टेशन गए थे, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटे। उनका मोबाइल फोन बंद भी आ रहा है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो कहानी कुछ और निकली। पता चला कि महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी माया देवी, उसके प्रेमी अनिल यादव और प्रेमी के 2 दोस्तों सतीश यादव और ड्राइवर मिथिलेश को गिरफ्तार कर लिया है। लोग जानलेवा हादसों से सबक नहीं लेते हैं। जब हादसे होते हैं तो सिस्टम को कोसते हैं। 15 मई को लखनऊ में चलती बस में आग लगी, 5 लोग जिंदा जलकर मर गए। सिस्टम और लोग कितने जागरूक हैं। लखनऊ हादसे के बाद एनडीटीवी इंडिया की टीम ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ऐसी बसेस का जायजा भी लिया है और जो सुरक्षा मानकों को ताक पर भी रखते हैं और हादसों को न्योता भी देते हैं, खासकर एसी बसेस। नोएडा की सड़कों पर फर्राटा भरती इन प्राइवेट स्लीपर बसों पर गौर कीजिए। बस की छतों पर सामान का अंबार है। बस की छतों पर सामान का अंबार है। बसों के भीतर ठूस ठूस कर सवारियां भरी हैं। यात्रियों की सुरक्षा के इंतजामों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बस मालिकों को ना पुलिस का डर है और ना ही आरटीओ का। दिल्ली एनसीआर में ऐसी प्राइवेट बसें बिहार, गोरखपुर, बनारस जैसे लंबे रूट पर चलती हैं। मुनाफे के लिए बसों में सीट से ज्यादा मुसाफिर बिठाए जाते हैं। हादसा होता है तो कई लोगों की जान जाती है। ठीक वैसे जैसे लखनऊ में ओवरलोड बस में आग लगने के बाद यात्रियों को भागने तक का मौका नहीं मिला। खबरों में बढ़ते हैं आगे। देखिए बात महिला सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश सरकार का उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम, जिसके तहत 20 पिंक बसेस की शुरुआत की गई है। इससे महिलाओं का सफर सुरक्षित और आरामदायक होगा। उन्हें आवागमन में काफी सहूलियत भी होगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इन बसों में सहूलियत क्या क्या होंगी। दुल्हन की तरह सजी ये बसें अब बिहार की सड़कों पर आम होंगी। दुल्हन की तरह सजी ये बसें अब बिहार की महिलाओं के लिए है। बसों पर फूलमाला और गुब्बारे तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के हाथों से हरी झंडी हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाई और सड़कों पर ये बसें चल निकली। 20 पिंक बसें शुरू की गई। महिलाओं की यात्रा सुगम होगी। 166 डिलक्स बसों का लोकार्पण। पिंक बसें मतलब सब कुछ पिंक। ड्राइवर भी महिलाएं, कंडक्टर भी महिलाएं। लेकिन अभी पिंक बसों के लिए महिला ड्राइवर नहीं मिल पाई हैं, इसलिए पुरुष ड्राइवर ही होंगे। तो वहीं पिंक बसों की कंडक्टर महिलाएं ही होंगी। चलिए कुछ डिटेल्स बता देते हैं। देखिए इन पिंक बसेस में सीसीटीवी कैमरे होंगे। पैनिक होने पर एक खास बटन भी होगा। पिंक बसों में चार्जिंग पॉइंट भी होंगे, साथ ही माइक की भी सुविधा होगी और जिसका कंट्रोल ड्राइवर के हाथों में होगी। पिंक बस के भाड़े की बात कर लें तो रोजाना सफर करने वाली महिलाओं के लिए 6 रुपए से 25 रुपए तक का भाड़ा देना होगा। छात्राओं को महीने के पास के लिए सिर्फ 400 रुपए देने होंगे और वो पूरे महीने मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। और वही कामकाजी महिलाओं को 550 रुपए अदा करने पड़ेंगे। पहले चरण में नीतीश कुमार ने ये बसें राज्य के कुल 6 शहरों में रवाना की हैं, जबकि 20 बसों में पटना के लिए 8, दरभंगा के लिए 2, मुजफ्फरपुर के लिए 4, भागलपुर के लिए 2, गया जी के लिए 2 बसें और पूर्णिया के लिए 2 बसें को हरी झंडी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिखाई। और विकास ने गया जी इसलिए कहा कि अब गया का नाम चेंज होकर गया जी हो गया है और लोग वैसे भी आम बोलचाल की भाषा में गया जी ही कहते हैं। आज पंजाब की मोहाली से बहुत बड़ी खबर आई। पंजाब के फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर पिकी धालीवाल के घर फायरिंग हो गई।
फायरिंग के वक्त पिंकी घर में ही मौजूद थी। पिंकी पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी काला राणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। जमीन पर गिरे गोलियों के खोखे, क्राइम सीन की गई गोलियों की मार्किंग, गेट पर कड़ा पहरा। तस्वीरें पंजाब के मोहाली की हैं। ये घर पंजाब की फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल का है, जहां बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। पुलिस की माने तो बदमाशों ने पिंकी के घर पर 8 से 10 राउंड गोलियां दागी। जिस वक्त ये गोलीकांड हुआ, पिंकी धालीवाल घर के भीतर ही मौजूद थी। पिंकी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी काला राणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। गनीमत ये रही कि फायरिंग में किसी की जान नहीं गई। उधर पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उन बदमाशों की तलाश में जुटी है जो पिंकी धालीवाल को जान से मारने के इरादे से आए थे। इजराइल की मिसाइलें गाजा के खिलाफ शांत होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से इजराइल ने गाजा पर स्ट्राइक किया और इस हमले में गाजा में शुक्रवार को कम से कम 64 लोगों की मारे जाने की खबर है। गाजा में जमीन को लेकर आसमान तक इसी तरह कहर बरपा हुआ है। शुक्रवार को इजरायली हमलों में कम से कम 64 लोग मारे गए। अड़तालीस शव इंडोनेशियन अस्पताल लाए गए और 16 नासिर अस्पताल। डेर अल बलाह और खान यूनिस पर रात से शुरू हुए हमले सुबह तक चलते रहे। इजराइल का कहर बढ़ते ही जबालिया शरणार्थी कैंप और बेत लाहिया से लोगों का पलायन भी बढ़ गया है। जिसके पास जो भी कुछ है वो लेकर सुरक्षित जगहों की तरफ निकल पड़ा है। पैदल, गधा गाड़ी से या गाड़ी से बस बच निकलने की हड़बड़ी है। ट्रंप पश्चिम एशिया का दौरा खत्म कर देश लौट गए हैं और गाजा इजराइल के बीच सीजफायर को लेकर एक बार फिर असमंजस के बादल छा गए हैं। गाजा के बाद अब बात कुदरत की, क्योंकि कुदरत के भी अजब गजब रंग हैं। कहीं भीषण गर्मी का प्रकोप तो कहीं बारिश का तांडव। तमिलनाडु के नीलगिरी में बेहिसाब बारिश हुई तो लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। बारिश बेहिसाब, मानो मौसम का ब्रेक फेल हो गया। लगातार और मूसलाधार बारिश, चारों तरफ पानी ही पानी। इतनी बारिश की सड़कों पर सैलाब आ गया है। ये वीडियो तमिलनाडु के नीलगिरी का है। मौसम ने अचानक मिजाज बदला तो सब कुछ पानी पानी हो गया। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर सन्नाटा छा गया। इतनी बारिश हुई कि गाड़ियों की रफ्तार थम गई। जो जहां था वही रुक गया, तो सड़कों पर जगह जगह जल भराव हो गया। लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बादल जमकर बरसे। महज कुछ घंटे की बारिश में ही नीलगिरी की सड़कें पानी में डूब गईं। ऐसा लगा जैसे सड़कों पर दरिया उमड़ आया हो। पशु पक्षियों की सेवा बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। चेन्नई की एक दंपत्ति ने इसे एक नया ही आयाम दे दिया है। जहां चेन्नई की एक छत पर रोजाना हजारों तोते आते हैं और सुदर्शन और विद्या बड़े प्यार से उनकी देखभाल करते हैं। दुनिया भर से लोग अब इस छत पर तोतों से मिलने पहुंच जाते हैं। चेन्नई में सुबह सुबह सभी की नजरें सुदर्शन और विथिया के घर पर टिक जाती हैं। ये दंपति अपने घर पर रोजाना हजारों तोतों को भोजन देते हैं। अभी सिर्फ छत नहीं बल्कि हजारों पक्षियों का आसरा और हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। हम तो 16 ईयर्स से ये बर्ड्स का फीडिंग करता है, पैरट्स का। वो मेरा पिताजी मरने के बाद मैं आप टेरेस पे आकर देखा तो ज़्यादा बर्ड्स का भूख है, दे वांट फूड। उसके लिए पेड़ भी ज़्यादा कट हो गया। सुदर्शन के मुताबिक ये सिलसिला 16 साल पहले उनके पिता के निधन के बाद शुरू हुआ। उन्होंने छत से देखा कि भूखे तोते भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे।
शहर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने पक्षियों के लिए आश्रय और भोजन का संकट पैदा कर दिया था। बस उसी दिन से उन्होंने पक्षियों को भोजन देना शुरू कर दिया। आज सुदर्शन और विथिया की ये छत चेन्नई में नहीं बल्कि पूरे देश में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रोलो अब इस दुनिया में नहीं रहा। नक्सल के खिलाफ अपना फर्ज निभाते निभाते अपनी जान कुर्बान कर दी। देश रोलो को कभी नहीं भूल पाएगा। सीआरपीएफ जवानों ने भी रोलो को अंतिम विदाई दी है। कौन है रोलो, देखिए इस रिपोर्ट। नक्सल विरोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाला रोलो विस्फोटक ढूंढने और पेट्रोलिंग में माहिर K9 रोलो नहीं रहा। सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे सम्मान के साथ रोलो का अंतिम संस्कार किया। जवानों ने रोलो के पार्थिव शरीर को कंधा दिया, फिर गन सैल्यूट के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईडी को सर्च करना उसका एक खासियत था। अभी तक एक रोलो जब से ड्यूटी में तैनात हुआ है, कोई ट्रूप्स के जवान को कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। नक्सल विरोधी अभियान से लौटते वक्त मधुमक्खियों के एक विशाल झुंड ने टीम पर हमला कर दिया था। रोलो को बचाने के लिए जवानों ने पॉलिथीन शीट से ढक दिया था, लेकिन ये तरीका भी विफल रहा। रोलो बेहोश हो गया और उसके इलाज की कोशिश हुई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। K9 रोलो आईईडी ढूंढने में माहिर था। नक्सल अभियानों में रोलो के योगदान को देखते हुए सीआरपीएफ ने उन्हें मरणोपरांत कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित करने का फैसला किया है। ब्रेक के बाद एनडीटीवी में आपका स्वागत है। न्यूज हेडक्वार्टर में अगली खबर। आज दिल्ली में सिक्किम राज्य दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद सहित कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत किया। रंग बिरंगे मुखौटे और जश्न का माहौल। ये मौका दिल्ली में सिक्किम राज्य दिवस मनाए जाने का है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और यहाँ के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद थे। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में सभी राज्यों के लोग रहते हैं और यहाँ सरकार सभी राज्यों के जश्न मनाएगी। आज सिक्किम दिवस है। सिक्किम के भी सैकड़ों लोग दिल्ली राज्य में रहते हैं। मैं दिल की गहराई से देश वासियों को, सिक्किम वासियों को सिक्किम दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का 22वें राज्य बना था। ये छोटा सा पहाड़ी राज्य अपनी प्राकृतिक सुषमा के लिए जाना जाता है। सिक्किम दिवस के उपलक्ष्य में राज्य की राजधानी गैंगटॉक में भी समारोह हुआ। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। वीडियो देखिए जब वीर जवानों के सम्मान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उठाया तिरंगा। चलिए, और इसी वीडियो के साथ आज न्यूज हेडक्वार्टर में आज के लिए इतना ही। विकास भदौरिया और आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। आगे देखिए खबरों का सिलसिला निधि कुलपति के साथ, और साथ में देश के सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पर पहुंचने वाले एनडीटीवी के खास रिपोर्टर्स के साथ खास शो।